नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही थी NCERT साइंस MCQ, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। NCERT साइंस MCQ के अंतर्गत आज हमारा तीसरे नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैं इस सीरीज़ के 2 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिनमें बच्चों ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी बच्चे रेलवे के अंतर्गत NTPC या फिर ग्रुप डी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर SSC के अंतर्गत CGL, CHSL, MTS या फिर किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनको साइंस के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए NCERT साइंस MCQ सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का हमारा तीसरे नंबर का वीडियो है। हर बच्चे से मैं कहना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का हमारा तीसरे नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक जरूर कर दें, और जब वीडियो आप कंप्लीट देख लें तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, शेयर जरूर करना। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतने ही जल्दी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अम्लीय विलयन का pH डैश हो सकता है। बताना अम्लीय विलयन का pH इनमें से क्या हो सकता है, कौन सा उत्तर सही होगा, बतलाएंगे। वेरी गुड, तो नोट कीजिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। देखिए अम्लीय विलयन का pH कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। एक चीज याद रखिए कि जो pH मान होता है, pH मान कुछ के 7 से कम होते हैं और कुछ के 7 से अधिक होते हैं। मतलब 7 से कम मतलब 6, 5, 4 होते हैं, और कुछ के 7 से अधिक होते हैं मतलब 8, 9, 10 होते हैं। जिसका 7 होता है उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उदासीन कहते हैं। जिसका 7 से कम होता है मतलब 6, 5, 4, 3, 2, उसे क्या कहते हैं, हम अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय। और जिनका 7 से ज़्यादा होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 9 और 10 किस में आएंगे, 9 और 10 जिनका pH मान है वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे क्षारीय के अंतर्गत। 7 वाले उदासीन होते हैं और जिनका 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंस का। पहला नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, कमेंट बॉक्स में लिख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है, बतलाएंगे बच्चों। इनमें से कौन सा पदार्थ तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, साइटोक्रोम। देखिए श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कौन सहायक होता है, साइटोक्रोम। यहाँ पर देखिए कौन सा पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में, यहाँ पर एक चीज छूट गई है, श्वसन। ठीक है, कौन सा पदार्थ है जो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है, तो यह है साइटोक्रोम। नोट कर लें कमेंट बॉक्स में, साइटोक्रोम जो होता है वो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, बच्चों बताना। विलियम हार्वे इनमें से किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, बतलाएंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर नोट कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर, रक्त परिसंचरण। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप इनमें से कौन सा होता है, बतलाएंगे बच्चों। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप इनमें से कौन सा होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, AB। कौन सा होता है, AB होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए सर्वग्राहक रक्तदाता समूह ग्रुप होता है। ठीक है, कौन सा, AB। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का संवेग, बतलाएंगे बच्चों। बतलाएंगे किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, तो नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग। ठीक है, अब संवेग की जो फार्मूला होता है, संवेग का फार्मूला तो याद रखना, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग इक्वल टू संवेग। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना सभी कमेंट बॉक्स में। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, बतलाएंगे। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, काला। देखिए हरे पत्ते वाला पौधा होता है, अगर आप उसे लाल प्रकाश में देखेंगे या फिर उसके ऊपर अगर लाल प्रकाश डालेंगे तो वो कैसा दिखाई देता है, काला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हृदय में ऊपरी चेंबर को क्या कहा जाता है, बच्चों बताना।
हृदय के ऊपरी चैम्बर को इनमें से क्या कहा जाता है? फास्ट कमेंट करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही तरह नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आलिंद। हृदय का जो ऊपरी चैम्बर होता है उसको आलिंद कहा जाता है। देखिए, मनुष्य के हृदय के नीचे वाले चैम्बर को क्या कहा जाता है? फिर अगर ऊपरी वाले चैम्बर को आलिंद कहा जाता है तो नीचे वाले चैम्बर को क्या क्या कहा जाता है? तो नीचे वाले चैम्बर को कहा जाता है निलय। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था ऊपरी चैम्बर, इसलिए इसको कहा जाता है आलिंद कहा जाता है। ठीक है, अब मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, राइट ऑर्कल, लेफ्ट ऑर्कल, राइट वेंट्रिकल, मतलब ये मान लीजिए कि दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, इस प्रकार 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। ठीक है, ये अगर ऊपरी की बात करें तो ऊपरी हो जाता है आलिंद और नीचे वाला होता है निलय। ये होता है एक दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, इस प्रकार 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल वर्षा में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला भी बताएंगे। अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन विद राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, हास्य गैस कौन सी होती है? बताएंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना हास्य गैस कौन सी होती है। कुछ बच्चे पूरा लिखना, हास्य गैस डैश करके लिखना, उस गैस का नाम देखते कितने बच्चों को आंसर पता है। ठीक है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा मैं, हास्य गैस डैश करके उस गैस का नाम लिखना, देखते कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं क्योंकि संबंधित होते हैं। अगर किसी अम्ल का नाम आता है तो मैं एक और गैस का पूछ लेता हूं, भैया हास्य गैस बताना, देखते कितने बच्चे को आंसर पता है। बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबको आंसर देना है, बताना, आखिरी में बताऊंगा मैं। ठीक है, बताना किसी पिंड का अधिकतम भार क्या होता है? बताना बच्चों, किसी पिंड का अधिकतम भार क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही तरह नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो ये होता है निर्वात में। निर्वात में किसी पिंड का सबसे अधिकतम भार होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धातु की प्रकृति होती है, बताएंगे धातु की प्रकृति कैसी होती है? बतलाएंगे, फास्ट कमेंट करेंगे, बतलाएंगे धातु की प्रकृति कैसी होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। चलिए, इन पर वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा क्या करती है? बताएंगे, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब वह पैदा करती है, ऑप्शन ऑफ राइट आंसर, जल पैदा करती है। क्या करती है? जल पैदा करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित एक संश्लिष्ट दवा है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन एक संश्लिष्ट दवा है? कौन सी है इनमें से संश्लिष्ट दवा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राइट आंसर, एस्पिरिन। कौन सी है? एस्पिरिन एक संश्लिष्ट दवा की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न देखिए, हेक्सा ब्लेड बने होते, बताएंगे बच्चों हेक्सा ब्लेड इनमें से किसके बने होते हैं? फास्ट कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी राइट आंसर, उच्च कार्बन इस्पात से। हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं हेक्सा ब्लेड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? वो बताना, हीमोग्लोबिन में इनमें से कौन सी धातु होती है? सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, तो नोट कीजिए, हीमोग्लोबिन में Fe+, ठीक है, Fe+ धातु पाई जाती है। देखिए Fe मतलब लोहा, वही मतलब, तो लोहे की कमी से लोहा धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है बच्चों? लोहे की कमी से एनीमिया। ठीक है, देखिए अगर बात की जाए मैग्नीशियम की, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए, इसकी कमी से होता है पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होते हैं। इससे संबंधित क्या रोग होते हैं? इसकी कमी से पेशी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए जिंक की, तो जिंक से क्या होता है? इंसुलिन कारिकी के लिए आवश्यक होता है। जिंक किसके लिए आवश्यक होता है? इंसुलिन कारिकी के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी की बात की जाए जिंक की कमी से, तो इसकी कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है। उपापचयी क्रिया किससे प्रभावित होती है? जिंक की कमी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मानव शरीर में फेजियन हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे मानव शरीर में फेजियन हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 14 होती है। मानव शरीर में फेजियन हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 14। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? बताना, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? तो ये होता है
न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर। ठीक है, रे की संरक्षण संवेग संरक्षण न्यूटन के द्वितीय नियम के समतुल्य होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो बतलाएंगे क्या होगा। यदि कोशिका के राइबोसोम्स को नष्ट कर दिया जाए तो देखिए होता क्या है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। फिर अगर कोशिका के राइबोसोम्स को नष्ट कर दिया जाता है तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमलगम में रहता है, बच्चों बताना अमलगम में इनमें से क्या रहता है, फास्ट कमेंट करेंगे। वेरी गुड, तो नोट कीजिए अमलगम में होता है Hg मतलब पारा। ठीक है, पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पारे का निष्कर्षण किससे होता है, तो सिनेबार कह सकते हैं उसे अपन, सिनेबार अयस्क से होता है। सिनेबार मतलब HgS। ठीक है, इसका सिनेबार अयस्क से पारे का निष्कर्षण होता है। अब कहाँ पर प्रयोग किया जाता है पारे का, तो पारे का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ना, धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, बताएंगे धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, तो नोट कीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, धातु के ऑक्साइड्स होते हैं प्रायः अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, प्रायः अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड, अगर बात की जाए धातु के ऑक्साइड की, तो वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यहाँ पूछा गया था अधातु के ऑक्साइड, तो ये होते हैं अम्लीय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिएगा ध्यान से, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, बतलाना बच्चों, वायरस को सजीव कहा जाता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। नोट कीजिए, क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं इसलिए वायरस को सजीव कहा जाता है। कोरोना वायरस भी है, कोरोना वायरस लगातार अपनी संख्या में इजाफा कर रहा है, इसलिए इसे सजीव कहा जाता है क्योंकि हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग बतलाएंगे बच्चों। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का भाग कैसा दिखाई देता है, तो ये देखिए दिखाई देता है जल की स्थल की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। कैसा, जो अगर आपने जल के अंदर कोई पेंसिल डाल देंगे तो वो क्या होता है, हल्का सा से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस इनमें से कौन सी है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, बतलाएंगे। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नोट कीजिए एथिलीन। हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे बुरा वायु प्रदूषक इनमें से कौन सा है, बतलाएंगे। सबसे बुरा, सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक इनमें से कौन सा है, तो जो सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट इनमें से कौन सा है। देखिए, तो जो रासायनिक यौगिक है उसका सबसे छोटा संभावी यूनिट देखा जाए तो वो होता है परमाणु। क्या होता है, परमाणु। किसी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है परमाणु। ठीक है, नोट कीजिएगा। एक और चीज़ याद रखिए कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। डेफिनेशन याद रखिएगा, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं, बतलाएंगे इनमें से किससे मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है गैसोलीन को। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किससे, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ब्यूटेन। नोट कीजिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ब्यूटेन। गैसोलीन में अगर ब्यूटेन मिलाने पर गैसोहोल का निर्माण होता है। किसका, गैसोलीन में ब्यूटेन को मिलाने पर गैसोहोल का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। किसको मिलाते हैं, गैसोलीन में ब्यूटेन को मिलाने पर गैसोहॉल का निर्माण होता है। चलिए अगर बात की जाए मिथाइल एल्कोहल की, तो मिथाइल एल्कोहल क्या होता है, यह एक विषैला द्रव होता है। जो पहला ऑप्शन दे रखा है मिथाइल एल्कोहल, तो एक विषैला द्रव होता है। इसका अगर कोई सेवन कर ले कोई व्यक्ति तो वह अंधा हो जाता है। ठीक है, और अगर अधिक मात्रा में पी ले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। किसकी, व्यक्ति की, अगर वो मिथाइल एल्कोहल पी ले। तो याद रखिएगा, गैसोलीन को अगर ब्यूटेन से मिला लेंगे तो हमको गैसोहॉल प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प में से कौन सा है। तो देखिए,
कमल। सिंपल क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। पक्षी की बात की जाए तो मोर है। पुष्प कमल, पक्षी मोर, पशु बाघ, फल आम, राष्ट्रीय फल है ना, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। एक कृष्णीय पिंड अवशोषित करता है, बताएंगे एक कृष्णीय पिंड इनमें से क्या अवशोषित करता है? तो नोट कीजिए ऑप्शन में राइट आंसर सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एक कृष्णीय पिंड क्या अवशोषित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो नोट कीजिए विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन बड़ी राइट आंसर, अक्री गैस आर्गन भरी होती है। विद्युत बल्ब में अक्री गैस आर्गन भरी होती है। ठीक है, आपको बता दें कि जो आर्गन है प्रकृति में वायुमंडल का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्री गैस है। ठीक है, आर्गन की बात कर रहा हूं जो कि प्रकृति के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी रैमज़े ने। किसने की थी? रैमज़े ने की थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बड़े। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध होते हैं? बच्चे बताएंगे इनमें से किस अणु में द्विबंध होते हैं? तो नोट कीजिए O2 ऑक्सीजन में द्विबंध होते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए द्विबंध में बात की जाए तो एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। किस होता है? एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से कौन मापता है? तो जो समय का सूक्ष्म अंतर होता है उसको सटीक रूप से इनमें से मापते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। क्या मापते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वाला भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए अगर किसी लोलक की लंबाई को आप 4% तक बढ़ा देंगे तो उसके आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है क्या कहलाता है? तो जो किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है संहति कहलाता है। क्या कहलाता है? संहति कहलाता है। नोट करना कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सबको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे। तो नोट कीजिए ऑप्शन में भी राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की विधि से। एक क्वेश्चन मैंने आपसे दूसरे या तीसरे नंबर पर पूछा था, हास्य गैस, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? देखते कितने बच्चों ने आंसर दिया। अगर नहीं दिया है तो अभी भी लिख दीजिए, आपके पास समय है। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, वीडियो रोक लेना, अगर आपने नहीं दिया रोक के आंसर दे देना, फिर आपका आंसर देखना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नोट कर लेना कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना। आज का हमारा तीसरे नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी साइंस से एमसीक्यू फॉर एनटीपीसी ग्रुप डी सीजीएल सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के एमसीक्यू एनसीईआरटी। इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। लाइक करें एक सभी जिनने भी नहीं किया, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, जितने ज़्यादा शेयर आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का लाया जाएगा। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।